ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी एंड वो इस ब्लाइंड डेट की बैक स्टोरी हमें बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके स्टेप डैड उसकी शादी ज़बरदस्ती अपने ही बेटे से करवा रहे होते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पर जेल में ऐसे कैदी है एंड कुछ हफ्तों बाद वो छूट जाएगा जिसके बाद वो लोग यहाँ पर उसकी शादी करवा देने वाले हैं एंड असल में यहाँ पर उसकी एक स्टेप सिस्टर भी होती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा हेट करती है एंड शाओ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो कोई ऐसे अरे गहरे इंसान के साथ शादी करे और एक बार फिर से इसी घर में फंस जाए। इसलिए यहाँ पर वो किसी हाइनेस से मदद मांग रही होती है ताकि यहाँ पर वो हाइनेस उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर कर उसकी शादी करा सके, वो तुरंत ही सर्टिफिकेट ले सके ताकि यहाँ पर उसे अपने उस स्टेप ब्रदर जी के साथ शादी न करना पड़े। एंड इस वजह से यहाँ पर वो इस ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी एंड वो मिलती है हमारे मेन लीड हुओ से जो कि यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि कुछ महीनों पहले यहाँ पर उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिस एक्सीडेंट में उसका स्पाइनल कॉर्ड बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आगे जाकर वो रिकवर कर पाएगा। शाओ कहने लग जाते कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सीडेंट्स तो होते रहते एंड ऐसे भी ये सब कुछ लाइफ का बस एक फेज़ ही है, इसलिए हमें मिलकर उस चीज़ को भुला देना चाहिए। वो इम्प्रेस हो जाता है, कहता है कि ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ हर लड़कियों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है जो तुम में भी रहेगी, इसलिए मैं पहले से ही क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं लोग अपने में बस यहाँ पर एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हूँ जिसकी साधारण सी सैलरी है और वो 20,000 यॉन महीने की है। शाह बोलते कि ठीक है ना, इसमें इतना चिंता करने वाली कौन सी बात है, मैं भी यहाँ पर ट्यूशन लेती हूँ, लेक्चर्स लेती हूँ जिससे मैं कुछ आसपास कमा लेती हूँ एंड यहाँ पर मेरा गुजारा हो जाता है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगी, तुम्हारे ऊपर नहीं। वो तब उसे बताता है कि जिस घर में वो रहता है वो रेंटेड घर है, वो उसका खुद का घर नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर शाह के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या मुझे यहाँ पर उस घर के लिए रेंट डिवाइड कर तुम्हें देना पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेंट यहाँ पर इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पर शाह खुश हो जाती कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा हम्बल होने वाला है, तो वो उसे कहती कि क्या मैं यहाँ पर डील पक्की समझूँ। दोनों यहाँ पर डील पक्की कर देते। बेचारी शाह यहाँ पर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन उसी का ऊपर हो जाता है। वो अपना हाथ पीछे करती है एम्बेरसमेंट में एंड उसे कहते कि चलो हम सीधा यहाँ पर कल मैरिज ब्यूरो मिलते हैं। लेकिन एक सेकेंड, कल तो सैटरडे है, उसके बाद संडे आ जाएगा, यानी कि हमें 2 दिन और रुकने पड़ेंगे। इससे यहाँ पर लुक को याद आ जाता है कि किस तरीके से उसकी ग्रैंड माँ कंटिन्यूसली यहाँ पर उसके ऑफिस पे, हाँ ठीक सुना, उसके ऑफिस में यहाँ पर लड़कियाँ भेज रही थी ताकि लू को पसंद आ जाए, यानी कि हमारे लू हुओ को पसंद आ जाए और वो उनसे शादी कर ले। लेकिन लू ठहरा जो कि यहाँ पर किसी से शादी नहीं करना चाहता था, तो फिर असिस्टेंट ने यहाँ पर लू को बता दिया था कि देखिए मिस्टर लू हुओ, अगर आप यहाँ पर शादी नहीं करते तो आने वाले 1-2 दिनों में ग्रैंड माँ यहाँ पर लू कंपनी को किसी और को ही दान कर देगी और बस यही रीज़न होता है जिस वजह से यहाँ पर हुओ शादी करने वाला है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ये सब कुछ को याद कर कर वो उससे कहता है कि नहीं, ज़्यादा दिनों की रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम शादी यहाँ पर आज ही कर लेते, आज ही जाकर सर्टिफिकेट ले लेते, जितनी देरी करेंगे उतनी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो लोग फाइनली जाकर यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते, जहाँ पर शाह को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन उसे पता होता है कि जब तक उसकी फैमिली है उसकी प्रॉब्लम इतना जल्दी खत्म तो नहीं होने वाली। वही दूसरा यहाँ पर दोनों को सेम टाइम पर कॉल आते हैं, एक को ऑफिस से तो एक को यहाँ पर ट्यूटरिंग क्लास से, जहाँ पर वो उसे अपने घर की चाबियाँ देकर वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए कह देता है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर कर वहाँ से जाने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद शाह को एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है एंड वो इंसान से पूछ रहा था कि आपको घर कैसा लगा। शाह सोचती कि न जाने कौन से एजेंट के पास मेरा नंबर आ गया एंड वो उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। लेकिन असल में यहाँ पर हुआ उसे पूछना चाहता था कि घर कैसा है एंड अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लोग घर चेंज भी कर सकते हैं। एंड ये मैसेज यहाँ पर जाता नहीं है जिससे हुआ को बहुत बड़ा शौक लगता है कि मिलते ही इस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद में यहाँ पर हुआ मैच मेकिंग एजेंसी में कॉल लगा लेता है आंटी वैंग को एंड पूछने लग जाता है कि वो शाह जिसके साथ मैं अपने मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई थी, क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है। यहाँ पर हुआ को नंबर पे मिलता और वो नंबर सेम नंबर था। कॉल लगाने पर उसे पता चलता है कि उसे तो सब जगह से ब्लॉक करवा दिया गया है
एंड असिस्टेंट को तो यहाँ पर अपने बॉस पर हंसी आ रही थी बिकॉज उसे लग रहा था कि शायद से मेरे बॉस के साथ चीटिंग हो चुका है। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर उसे मैच मेकिंग एजेंसी से आंटी वैंग का कॉल आ जाता है जो कि शाह से कहते कि तुमने शादी तो कर ली लेकिन तुमने पहले दिन यहाँ पर अपने हस्बैंड को ब्लॉक कर दिया। देखो मैं समझती हूँ कि हस्बैंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल पर्सन होते हैं जिनसे हम बहुत झगड़ना चाहते हैं लेकिन शादी के पहले दिन कौन झगड़ता है। शाह कहते कि माफ़ करना मुझे कुछ समझा नहीं। आंटी वैंग कहते कि आखिर तुमने मिस्टर हुआ का नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया। मैं अभी नंबर सेंड करी उन्हें अनब्लॉक करो। एंड फिर शाह को समझ आता है कि उससे गलती हो गई। वह यहाँ पर हुआ को कॉल लगाती है एंड उसे माफ़ी मांगते हुए उसे एक्सप्लेन करती है कि उसे लगा था कि शायद से यहाँ पर कोई एजेंट होगा इसलिए उसे उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। वो उसे कहता है कोई बात नहीं गलती हो जाती है, तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आ सकता हूँ। शाह मना कर देती है एंड बताती है कि अब तक तो वो घर भी नहीं गई है, घर जाकर पैकिंग करना बचा है और कुछ ज़्यादा ही रात हो चुकी है इसलिए वो कल ही यहाँ पर घर पर शिफ्टिंग कर लेगी। एंड जब यहाँ पर शाह घर पर जाती है तब यहाँ पर देखते हैं उसके अंकल को यानी कि यहाँ पर उसके डैड को। आप अंकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो सभी लोगों के डैड है बिकॉज वो सभी लोगों के इतने केयर जो करते लेकिन शाह को पता होता है कि वो हमारे अंकल से ज़्यादा और कुछ नहीं है इसलिए आज तक उसने यहाँ पर उन्हें अपना डैड कभी नहीं माना है क्योंकि वो उसकी डैड की जगह कभी नहीं रह सकते। एंड यहाँ पर वो शाह से ये कह रहे थे कि जी जेल से छूट चुका है जाकर उसे मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। शाह मना करने लग जाती है एंड बताती है कि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। ये बात सुनकर किसी को भी बिलीव नहीं होता एंड हम डेजी को देखते जो कि एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी। वही दूसरे यहाँ पर अंकल शाह को समझा रहे थे कि आधी रात तो किसी का दिमाग खराब मत करो, कल सुबह होते यहाँ पर मैरिज ब्यूरो चली जाना। शाह बोलते कि कल तो सैटरडे है और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रही होती है। डेजी कहने लग जाते कि आपको तो पता ही होगा आजकल के ज़माने में फेक सर्टिफिकेट बनाना कितनी आसान सी बात है। अंकल को और गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर एक फेक सर्टिफिकेट ला रही हो और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। शाह क्लियरली कह देती कि वह शादी नहीं करने वाली। ऐसा बोलकर वो कमरे में चली जाती है जहाँ पर अंकल गुस्से में जाने वाले थे बट यहाँ पर आंटी उन्हें रोक देती है और उन्हें समझाती कि हमें यहाँ पर शाह को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। डेजी बोलते कि आप बात समझ क्यों नहीं रही, उसका शादी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाकर हमें यहाँ पर बाकी की चीज़ें मिल पाएंगी। एंड यहाँ पर अंकल भी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थे। शाह की मम्मा उन्हें समझा दी कि देखिए मैं जानती कि शादी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप लोग उसे ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो बहुत ज़िद्दी है, हो सकता है कि शायद से वो कुछ गलत कदम उठा ले। हमें कल मॉर्निंग तक का इंतज़ार करना चाहिए, मैं खुद जाकर उससे बात कर लूँगी। तो अंकल कहते कि ठीक है, उसे समझा कर रख दो कि यहाँ पर मुझसे ऊंची आवाज़ से बात ना करे और जब मैं बात कर जाऊँ तो यहाँ पर रास्ता छोड़ के भी न जाए वरना अगली बार से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही दूसरा अंदर जाकर शाह दरवाजे को बंद करती है, लॉक कर देती है और अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है। जहाँ पर आंटी कंटिन्यूसली उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी, शाह उनकी बात नहीं सुन रही होती है एंड कंटिन्यूसली यहाँ पर वो को कॉल लगा रही थी। जब यहाँ पर शाह अपनी मॉम की बात नहीं सुन रही होती तब आंटी यहाँ पर जानबूझकर उसकी छोटी बहन को सामने ला देती है। यहाँ पर वो शाह लेकर बाहर आता है और शाह के इतने सारे मिस कॉल्स देकर उसे कॉल बैक करता है। शाह से कहते कि आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अभी यहाँ पर तुम्हारे घर पर अपनी शिफ्टिंग कर दूँ। वो कहता है कि लेकिन अभी आधी रात हो रहा है, तुम कल आराम से आ सकती हो। शाह कहते कि कल यहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो मैं मिस नहीं कर सकती, इसलिए कल मेरे पास उतना टाइम नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम डे आफ्टर टुमारो शिफ्ट हो जाना। शाह बोलते कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है अगर मैं रात को शिफ्ट हो जाऊँ तो? वो कहता है कि नहीं, चलो ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो, मैं लेने के लिए आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर शाह उसे एड्रेस भेज देती है। वही दूसरे अंकल गुस्से में यहाँ पर लाते दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे एंड शाह यहाँ पर वो को रिक्वेस्ट करती है कि वो अकेला ना आए, अपने दोस्तों को भी लेकर आए बिकॉज यहाँ पर उन्हें मदद की जरूरत पड़ सकती है। जिससे कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर वो का टेक्स्ट भी आ जाता है कि मैं तुम्हारे एंट्रेंस पर खड़ा हूँ। एंड फाइनली यहाँ पर डोर की घंटियाँ बज जाती है जहाँ पर वह छोटी बेबी दरवाजा ओपन करने के लिए जाती है एंड यहाँ पर वो शाह के बारे में पूछने लग जाता है। अंकल कहते कि शाह नाम की कोई लड़की यहाँ पर नहीं रहती है, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर तो वो दरवाज़ा बंद करने वाले थे लेकिन यहाँ पर वो उन्हें दरवाज़ा बंद करने नहीं देता। साथ साथ वहाँ पर शाह भी आ जाती है अपना लगेज लेकर, तो अंकल ज़बरदस्ती उसे रोकने लग जाते हैं एंड वो अपने गार्ड्स को भेज देता है जो कि यहाँ पर अंकल को पकड़ लेते हैं। आंटी यहाँ पर शाह से पूछती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हो यहाँ पर शाह का हाथ पकड़ता है एंड कहते हैं कि हेलो आंटी, मेरा नाम हुओ है, मैंने और शाबी ने एक दूसरे के साथ में शादी कर ली है, तो आई थिंक अब से मुझे यहाँ पर आपको मॉम बुलाना चाहिए। अंकल कहने लग जाते कि इसका मतलब वो सर्टिफिकेट फेक नहीं था,
शाह कहते कि मैंने कब कहा कि सर्टिफिकेट फेक था, मैंने आपको बता दिया है कि मैंने शादी कर ली है, सर्टिफिकेट भी बताया, उस पर स्टैम्प एंड सिग्नेचर भी है, तो जाहिर सी बात है कि वो लीगल सर्टिफिकेट्स होंगे। ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लग जाती है, आती मम्मा को प्रॉमिस करते हुए कि वो उनसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी। उसके जाने के बाद यहाँ पर डेज़ी चिल्ला रही होती है कि क्या हुआ, उसने हैंडसम लड़के से शादी कर ली तो हैंडसम होने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि वो रिच भी होगा। यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे जहाँ पर वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे सडनली मैरिज करने की वजह से सब कुछ हो रहा था, तो फिर हम नेक्स्ट वीक जाकर यहाँ पर उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। शाह कहते कि नहीं, वहाँ पर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, सब काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। लेकिन वो सभी लोग कौन थे जिन्हें तुम साथ लेकर आए थे? वो कहता तुम्हें तो कहा था दोस्तों को लेकर आने के लिए, इसलिए मैंने सिक्योरिटी कंपनी में कॉल लगाकर उनसे मदद मांगी थी, तो वो लोग तुरंत ही आ गए। यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँचते हैं। शाह उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सोफ़ा पर सो जाऊंगी, तुम बेडरूम में सो जाना। वो कहता है कि नहीं, माफ़ करना, मैं अकेला रहता हूँ इसलिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फर्नीचर्स नहीं लिए, तुम बेडरूम में सो जाओ आराम से, मैं सोफ़ा पर अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। कल सुबह होती हम यहाँ पर फर्नीचर्स की शॉपिंग करने के लिए चले जाएंगे। ऐसा कहकर वो उसे गुड नाइट बोलकर लिविंग रूम में चला जाता है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर शाह टाइम को देखते भागने वाली थी, बट फिर उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर अब अपने पुराने घर पे नहीं है, वो तो हुआ के घर पर है, इसलिए उसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे याद होता है कि किस तरीके से एवरी मॉर्निंग यहाँ पर अंकल और डेज़ी मिलकर उस पर चिल्लाते थे, भारी भरकम ब्रेकफास्ट बनाते थे सुबह होते ही, अन्य सारा काम यहाँ पर बेचारे शाह को अकेले करना पड़ता था। इतने में यहाँ पर वो जब बाहर की ओर जाती है तब उसे यहाँ पर हुओ का एकदम मस्कुलर बॉडी फिजिक्स देखने के लिए मिलता है, जिसे देखते ही यहाँ पर उसके मन में तो बटरफ्लाइज कूदने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। हुओ कहता है कि माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद होगा, इसलिए मैंने आज का ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल रखा है। शाह कहते कोई बात नहीं, मैं इतनी पिकी ईटर भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी चल जाता है। एंड जब वो खा रही थी तब यहाँ पर हुआ तो उसकी मदद करने लग जाता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच कम्प्लीटली ऑकवर्डनेस छा जाता है। हो कहता माफ़ करना, वो दोपहर को मैं यहाँ पर फर्नीचर्स लेने के लिए जा रहा हूँ, सेकंड बेडरूम को सेट करने के लिए, तो तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। एंड शाह यहाँ पर से तुरंत ही हाँ बोल देती है। जब वो लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे तो फिर शाह यही सोच रही थी कि यहाँ पर चीज़ों का तो दाम कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो कहते कि पता नहीं, हम आगे जाकर भी देख सकते। इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती जो कि उन्हें ऑफर बता रही होती कि उन्हें एक एंटायर सेट डबल लाइन में मिल सकता है। शाह कहते कि माफ़ करना, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। वो तो वहाँ पर हाँ बोलने वाला था, लेकिन शाह के ना बोलते वो खुद भी चुप हो जाता है। स्टाफ यहाँ पर उससे कहते कि कोई बात नहीं, हमारे पास स्मॉल ऑफर भी है। एंड शाह यहाँ पर उन स्मॉल ऑफर्स का प्रेफर करती है। वही दूसरा वो से कहता है कि तुम जाकर यहाँ पर बाकी की चीज़ें देख लो, और मैं इन सामान की बिलिंग करवा कर कार में रखवा देता हूँ। तो फिर शाह यहाँ पर बेड देखने लग जाती है और बाकी के फर्नीचर्स, जो देखते समय यहाँ पर डेज़ी उसे देख लेती है एंड सोचती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो स्टाफ तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव उसे बेड और वार्डरोब दिखाने लग जाती है, बट यहाँ पर शाह उसे अपना बजट दिखाती है, तो बजट के अकॉर्डिंग वो से चीज़ें दिखाने लग जाती है। एंड शाह यहाँ पर चीज़ें फाइनलाइज कर लेती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि वार्डरोब और बेड के लिए मैं पे कर दूंगा, बिकॉज तुमने डाइनिंग चीज़ों के लिए पे किया है। शाह कहते कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे दिखाने लग जाती है कि उसने कौन सा वार्डरोब और कौन सा बेड सिलेक्ट किया है। वो यहाँ पर बोलने लग जाता है कि इस वार्डरोब के बीच का स्पेसिंग कितना ज़्यादा है और ये बेड कितना अगली नजर आ रहा है, दोनों एक दूसरे से मैच बिल्कुल नहीं कर रहे, बेडरूम न जाने कैसा दिखेगा। शाह कहते कि क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी वार्डरोब के अंदर कपड़े रखते हैं, बाहर खड़े होकर मैं वार्डरोब को देखती थोड़ी रहूँगी पूरा दिन, और बेड देखने के लिए नहीं सोने के लिए बना है, मैं लाइट्स ऑफ कर सोती हूँ, थोड़ी ना बेड की तरफ लाइट्स ऑन कर सोती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर वो अपने आप को एक क्वेश्चन करने लग जाता है कि लड़की सचमुच बहुत सेविंग्स करना चाहती है, मैंने तो इन सभी चीज़ों के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। एंड तब तक वहाँ पर डेज़ी आ जाती है एंड आकर यहाँ पर कहने लग जाते कि रेवा, मेरी सिस्टर यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई है या फिर अपने पति को लूटने के लिए आई है। शाह भी कहती कि देखो, इसमें यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं, इसलिए अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेज़ी बोलती कि अरे तुम्हारे हस्बैंड की भी तो पता चले कि तुम बस छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स करती हो, एंड लगता है यहाँ पर इसके पास थोड़े बहुत पैसे है, इसलिए तुमने यहाँ पर इसे पकड़ रखा है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो हो से शाबी की बुराई करने लग जाती है, जहाँ पर हो शाबी का साइड लेता है एंड कहता है कि देखो डेज़ी, मैंने तुम जैसी वुमेन्स बहुत देखी है जो कि अपनी लाइफ में तो खुद के लिए कभी कुछ कर नहीं पाती, इस वजह से यहाँ पर अपनी लाइफ को लेके यहाँ पर वो लोग दूसरों को सुनाना शुरू कर देते हैं, जिससे यहाँ पर तुम्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, लेकिन तुम जरा भी कूल नहीं लगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी तुम्हारे दिमाग में चढ़ी हुई है। ये सुनते यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है।
लेकिन इसके पहले कि वो कुछ बोले वो उसे कहते कि मैं मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने आया था, तुम्हारे साथ बहस करने के लिए नहीं। एंड अगली बार मेरी वाइफ को बुरा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उस स्टोर के मैनेजर को, जो कि जैसे यहाँ पर लू को देखता है, यानी कि हमारे लू हुओ को देखता है, वो उसे देखते ही यहाँ पर पहचान जाता है और स्लो मोशन में मिस्टर लू कहकर आ रहा होता है। बस इतना ही नहीं, मैनेजर के साथ जितने भी स्टाफ होते हैं वो सभी के सभी एक साथ बो डाउन कर वेलकम मिस्टर लू कहने लग जाते हैं। शाह सोचते कि ये सभी तुम्हें मिस्टर लू कर क्यों बुला रहे। एंड तब तक वहाँ पर असिस्टेंट भाग कर आता है, जिसे यहाँ पर इस सच्चाई के बारे में पता होता है और झूठ के बारे में भी। वो कहता है कि लू हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिस्टर लू तुम्हें कब से ढूंढे जा रहे हैं। एंड असिस्टेंट यहाँ पर वहाँ के स्टाफ को इशारे करता है। स्टाफ कहते हैं कि उप्स माफ़ करना, वो हमने तुम्हें गलत समझ लिया, क्या है ना आपका नाम और मिस्टर लू का नाम सेम जो है, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। लू सोचा कि ये लोग सचमुच मेरी पोल खोल कर रहेंगे। इतने में वो शाह को लेकर जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर डेजी अपना ताने मारना शुरू कर देती है, बिकॉज एक पल के लिए तो डेजी को भी शौक लग गया था कि ये कैसे मिस्टर लू हो सकता है। शाह भी कहते कि ठीक है, लेकिन तुम सबसे पहले जिस बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो उसके डैड के साथ शादी तो कर लो। ऐसा बोलकर वहाँ पर वो तुरंत ही लू को लेकर भाग जाती है। वही दूसरे बात में यहाँ पर शाह हुआ को अपने साइड से बेड और फर्नीचर के पैसे ट्रांसफ़र कर देती है एंड कहती कि देखो उस कमरे में तुम नहीं बल्कि मैं रहने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी तो मुझे भी करना चाहिए। वो कहता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ है एंड हमारे बीच ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इतने में यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसके लेक्चर्स की टाइमिंग शिफ्ट हुए थे, इसलिए उसे अभी कभी जाना पड़ता है। वो यहाँ पर हो से कहते कि प्लीज़ मैं घर पर नहीं रह पाऊँगी, लेकिन कुछ समय में फर्नीचर्स की डिलीवरी हो जाएगी तो प्लीज़ घर पर प्रेजेंट रहना। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो लू की बात सुने बगैर ही वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट जैसे ही वहाँ पर आता है वो उसे कहने लग जाता है कि मेक श्योर करना वो दोनों फर्नीचर्स है वो मेरे घर पर डिलीवर नहीं होने चाहिए, उसे लेकर सबसे बेस्ट फर्नीचर फैक्ट्री में चले जाओ एंड उसके जैसा डिट्टो दिखने वाला सबसे बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर मुझे चाहिए। मेक श्योर करना कि डिज़ाइन में कोई भी अदला बदली नहीं होनी चाहिए। तो वो कहने लग जाते कि ठीक है असिस्टेंट लू, मैं ध्यान रखूँगा। वो यहाँ पर उसे घूरने लग जाता है। वो कहता है कि माफ़ करना बॉस, वो मुझे आदत डालनी पड़ेगी ना बस इसलिए। एंड वैसे ग्रैंडमा का कॉल आया था, वो बता रही थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं नज़र आ रही, इसलिए शायद से आपको यहाँ पर घर जाना पड़ेगा। वो कहता है कि ठीक है एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए चले जाता है। ग्रैंडमा यहाँ पर अपना बीमार होने का ड्रामा कर रही थी। वो कहता है कि बस करिए, मैंने यहाँ पर शादी कर ली है, मेरी वाइफ बस यहाँ पर फिलहाल बिजी है अपने काम को लेकर, जैसे वो फ्री हो जाएगी कुछ दिनों में मैं यहाँ पर उससे आपको मिलने के लिए ला दूंगा। ये सुनते यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है एंड कहने लगती है कि शुरुआत में जब ये बात मुझे असिस्टेंट ने बताई तब तो मुझे लगा कि शायद से यहाँ पर तुम लोग बातें घुमा रहे हो, लेकिन अब जब मैंने तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुन लिए तब जाके मेरे दिल को चैन पड़ रहा है। वो कहते कि अभी तो आप बीमार थी ना और इतना जल्दी आपको ठीक भी लगने लग गया। ग्रैंडमा कहते कि चुप करो, अब बस जल्दी से मैं यहाँ पर अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड से मिलना चाहती हूँ और फिर क्या, फिर तो मुझे ऐसे ही हेवन के दर्शन हो जाएंगे। वो यहाँ पर ग्रैंडमा से ऐसी बातें करने से मना करता है एंड कहता है कि मेरे सामने तो बोल दिया, लेकिन मेरी वाइफ के सामने मत कहना, मैं उस पर कोई भी प्रेशर नहीं बनाना चाहता। ये सुनते यहाँ पर ग्रैंडमा कहती कि हाँ हाँ कर लो उसकी फिक्र, और फिक्र मत करो, मैं भी उसकी इतनी केयर करूँगी। मैं चली यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट्स लेने के लिए। वही दोस्तों जब यहाँ पर शाह अपने बेडरूम में जाती तब उसे देखती और उन चीज़ों को टच करती समझ आने लग जाता है कि यहाँ पर ये सभी वो फर्नीचर्स तो नहीं है जो कि उसने ऑर्डर किए थे, बिकॉज उसे जो फर्नीचर्स मिले थे वो बहुत कम दाम में इसलिए थे क्योंकि वो बहुत टाइम से स्टॉक अप करके रखे हुए थे एंड उनमें कुछ ना कुछ डैमेजेस भी थे। तो फिर यहाँ पर वो नीचे जाकर लो से पूछने लग जाती है। लो कहता है कि माफ़ करना, जो पुराने फर्नीचर्स आए थे वो कुछ डिफेक्टिव पीस थे, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हें वापस भिजवा दिए, लेकिन कंपनी में यहाँ पर उसके बदले हमें एक्सचेंज में ये सभी न्यू फर्नीचर्स दिए हुए हैं। शाह कहते कि थैंक यू एंड सॉरी, मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हें इतने प्रॉब्लम से जूझना पड़ा, लेकिन हाँ ये न्यू कॉस्ट जो भी होगा वो मैं तुम्हें कुछ दिनों में वापस लौटा दूंगी। वो यहाँ पर उसे कहते कि शांति से बैठो और शांति से सांस लो, तुम्हें यहाँ पर मुझे पे ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं घर के फाइनेंसेस को, घर के एक्सपेंसेस को यहाँ पर कवर करूँ, एटलीस्ट तुम मुझे इतना तो करने दो। तो फिर यहाँ पर शाह से थैंक यू बोलने लगती है। वो बोलता है कि जाकर शाह लेकर आराम कर लो, ऐसे भी कल तुम्हें वापस से लेक्चर्स लेने के लिए जाने होंगे, और वो उसे यहाँ पर गुड नाइट बोलकर चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर वो जब शाह लेकर आया था इतने में यहाँ पर शाह उसके दरवाजे के बाहर आ जाती है एंड जहाँ पर वो उसकी बॉडी को देख पा रही थी तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने आप को छुपाने लग जाता है।
शाह कहते कि माफ़ करना, वो मैं अपने साथ अपना हेयर ड्रायर नहीं लेकर आई, तो क्या मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हूँ? वो कहते कि अंदर कहीं रखा होगा, ढूंढ कर ले लो। एंड शाह उसे लेकर तो भाग रही होती है कि कहीं उसे वापस से उसकी बॉडी ना दिख जाए और उसका गाल टमाटर की तरह लाल ना हो जाए, और इस चक्कर में वो फिसलने वाली थी। बट यहाँ पर वो उसे संभाल लेता है। शाह कहते कि थैंक यू, मैं इसे वापस ले जाने के लिए ज़रूर आऊँगी। एंड ऐसा कहकर तो वहाँ से वो भागी जाती है। एंड अपने कमरे में जाकर हेयर ड्राई करने के बदले वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हुआ की बॉडी और फिजिक के बारे में सोच रही थी। शाह को वही दूसरी और नेक्स्ट डे घर पर से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है। तो शाह तुरंत ही यहाँ पर घर पहुँचती है। सारा का सारा घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, जिससे शाह समझ जाते कि यहाँ पर उसके अंकल ने उसकी मम्मा पर हाथ उठाया है। शाह अपनी मॉम से कहते कि आखिर क्यों अब यहाँ पर एमी को किंगनर गार्डन क्यों नहीं भेज देती, और हमें यहाँ पर घर बदल लेना चाहिए, हमारे सभी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। उसकी मम्मा कहती कि अगर ये पॉसिबल होता तो तुम्हें नहीं लगता हम एक कप का कर चुके होते। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बताने के लिए कहा है कि अब जब तुम शादी नहीं कर रही हो तो फिर तुम्हें डाउरी के 6 लाख यौन देने पड़ेंगे। वो सभी पैसे यहाँ पर उन्हें पहले मिल रहे थे तुम्हारी शादी करने की वजह से, एंड अब तुम शादी नहीं कर रही हो तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर उन्हें लौटाने पड़ेंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे और एमी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, और क्या पता चीज़ें यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बुरी हो सके। शाह कहते कि माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर ही निकाल लूँगी। वही दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो शाह के कमरे को नोटिस करता है, और शाह तो यहाँ पर स्टडी टेबल पर ही सो गई होती है। तो वो धीरे से यहाँ पर शांति से उठ जाता है ताकि वो बेड पर उसे लेटा सके। पर तब तक तो यहाँ पर शाह खुद ही उठ जाती है एंड कहती कि थैंक यू, लेकिन सॉरी मैं फ़िलहाल यहाँ पर सोना नहीं चाहती, मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ है, मैं काम कर कर अपने आप सो जाऊँगी। वो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन देर रात तक जागना लड़कियों की स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। शाह यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है और गुड नाइट, तो इसके बाद वो चला जाता है। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो चली जाती है अपने दूसरे पार्ट टाइम वर्क के लिए। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे कह रही थी कि क्यों ना तुम यहाँ पर गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर लो, तब तो तुम्हें ऑन द स्पॉट यहाँ पर 20,000 यौन से भी ज़्यादा मिल सकते हैं। शाह कहते कि नहीं, मैं ये सभी एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करना चाहती, फिलहाल मैं यहाँ पर एज ए स्टाफ वर्क कर लूँ और पार्ट टाइम से थोड़ा अर्न कर लूँ, वही मेरे लिए बेहतर होगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं वो को, जो कि यहाँ पर अपने दोस्त के साथ एक इवेंट में आया होता है। उस समय उसके दोस्त यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहे थे कि तब तक वहाँ पर वो आ ही जाता है। एंड इतने में यहाँ पर शाह भी आ जाती है वहाँ पर सर्विंग करने के लिए। वो जैसे उसे नोटिस करता है वो अपना मुँह छुपाना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर हुओ का स्कूल मेट भी होता है जिसका नाम जाओ था। जाओ से पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाह कहते कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करने के लिए आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो उसे बताता है कि वो अपने भाई वैंग के साथ में यहाँ पर आया हुआ है पार्टी में शामिल होने के लिए। वो उसे कहते कि ठीक है पार्टी एंजॉय करना, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता देना, थैंक यू, और ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। ये सब कुछ यहाँ पर वैंग और उसका दोस्त देख रहे होते, जहाँ पर वो लोग कहते कि अरे वैंग, तुम्हारे भाई जाओ को तो लड़के से बात करना तक नहीं आता, उससे पहली बार ही कोशिश की होगी और पहली बार में ही वो हार चुका है। एंड सभी लोग यहाँ पर हुओ की शादी के बारे में बात कर रहे थे। हुओ कहते कि मेरी शादी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ऑलरेडी यहाँ पर शादी हो चुकी है। उनके दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर बिलीव करने से इनकार करते थे कि हुओ कभी शादी करेगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो 0.1% से भी कम है। तब तक वहाँ पर जाओ आ जाता है, जहाँ पर वो लोग जाओ को टीज करने लग जाते हैं। जाओ कहते कि नहीं नहीं, तुम सभी गलत सोच रहे हो, वो तो बस मेरी क्लासमेट थी जिसे मैं यहाँ पर हाय हेलो कर रहा था, मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि यहाँ पर रेस्टरूम में होता है, और जैसे यहाँ पर वो शाह को देखता है वो बाहर जाकर इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हुओ को बताने लग जाता है। एंड हमें समझ आता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर हुओ ने शाह को तो देखा ही नहीं था, उस समय यहाँ पर उसे कॉल आ गया था, इसलिए वो सोच रहा था उसे पीछे से देखकर कि शायद से मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा हुआ है। यहाँ पर असिस्टेंट के बताने पर उसे पता चलता है कि शाह यहाँ पर एज अ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई है। हुओ को इस बात पर पहले बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज हुओ के अकॉर्डिंग शाह सिर्फ यहाँ पर क्लास में लेक्चर्स देती है, लेकिन असिस्टेंट के कहने पर यहाँ पर उसे भरोसा हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर मैन को थैंक यू बोल रही थी उसे ये टास्क देने के लिए, और वो उसे प्रॉमिस भी करती कि वो उन सभी लोगों को अच्छे से सर्व भी करेगी।
वो स्टाफ यहाँ पर कहने लगे थे कि तुम्हारा काम सिर्फ लोगों को सर्व करना नहीं बल्कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का भी है। ऐसा कर कर वो शाह के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है एंड शाह यहाँ पर उसे फाइट बैक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि इतने में यहाँ पर लू आ जाता है उसे बचाने के लिए एंड यहाँ पर वो उसे ऐसे स्टाइल में बचाता है कि शाह उसकी शक्ल देख ही ना पाए। शाह मौका देखती वहाँ से भाग जाती है एंड यहाँ पर मैन लू पर हमला करने वाला था, लेकिन यहाँ पर लू तो उससे फाइट बैक करता है। तब तक वहाँ पर मैनेजर और सभी स्टाफ भी आ जाते जो कि कहते कि माफ़ करना मिस्टर लू, हमें नहीं पता था कि इस इवेंट में ये सब कुछ हो जाएगा। एंड तब मन को पता चलता है कि ये तो मिस्टर लू हुआ है, जहाँ पर वो कंटिन्यूसली माफ़ी मांग रहा था लेकिन यहाँ पर लू उसकी एक बार भी कोई बात नहीं सुनता है। एंड यहाँ पर तो वो दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन तब तक यहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है एंड कहती कि माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर चीज़ें ऐसे टर्न आउट हो जाएगी। शाह कहती कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी ना पता था। एंड यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिर वो कैसे बची। तब यहाँ पर शाह उससे बताती है कि पता नहीं कोई तो एक भला इंसान था जिसने आकर मेरी मदद की, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं दिख पाई। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मौका देखती मैं वहाँ से भाग गई। उसकी दोस्त कहती कि आई थिंक यहाँ पर जाओ ने तुम्हारी मदद की होगी। मैंने कहा था ना कि जाओ यहाँ पर शायद से तुम्हारे लिए कुछ फील करता है। तुमने भले यहाँ पर इनडायरेक्टली उससे कितनी भी बार रिजेक्ट क्यों ना किया हो, पर आई थिंक कि यहाँ पर वो तुम्हारी केयर तो अभी भी करता है। तो अगर वो तुम्हें पार्टी में देखे तो बस उसे यहाँ पर थैंक यू बोल देना। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर उसकी दोस्त उसकी सैलरी यानी कि 10,000 यन प्लस 10,000 और कंपनसेशन दे देती है एंड कहती है कि कंग्रेचुलेशंस, तुमने तो यहाँ पर एक दिन में इतना सारा अर्न कर लिया है। शाह बोलते कि एक दिन में इतना सारा अर्न तो कर लिया, लेकिन क्या बेसिस पर? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वापस से ऐसा काम करूँगी 20,000 यौन के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर अपनी क्लास में ही बहुत खुश हूँ। उसकी दोस्त उसे कहती कि आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम क्लास में यहाँ पर कितना ही कमा पाती हो, तुम्हें जो पे दिया जाता है वो एक्चुअल में बहुत कम है। लेकिन हाँ, मुझे याद आया, कोई तो रिच इंसान का बिगड़ा हुआ बेटा है या बेटी है जिसकी क्लास ले पाना बहुत मुश्किल है एंड वो लोग यहाँ पर उसके ट्यूटर को जितना चाहे उतना पे करने के लिए रेडी है अगर वो उसके बच्चे को चीज़ें सिखा सके तो। एंड शायद से ये मौका तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शाह कहते कोई बात नहीं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और ट्राई करूँगी। इतने में यहाँ पर उसे याद आता है कि रात तो ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म होने वाली है एंड उसने अभी तक यहाँ पर लू को टेक्स्ट भी नहीं किया कि उसे आने में देरी हो जाएगी। बट उसे लगता है कि खैर उसे मेरी पर्सनल लाइफ के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ना ही मुझे इसकी, तो वो यहाँ पर मॉर्निंग में लू को सॉरी का टेक्स्ट भेज देती है एंड यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट बैक करता है जहाँ पर वो उसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। वो कहता है कि ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है। शाह यहाँ पर खुश हो जाती है कि मुझे गॉड ने कितना लविंग हस्बैंड दिया है, यहाँ पर वो मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, मुझ पर चिल्लाता नहीं एंड मेरे लिए बिना बोले ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता है। एंड यहाँ पर शाह चुपके से घर में आने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी देख लिया और तुमने मुझे टेक्स्ट भी कर दिया कि तुम घर के बाहर ही हो, तो तुम्हें क्यों लगता है कि अगर तुम चुपके से आओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम कब से घर पर हो। शाह कहते कि माफ़ करना, वो मुझे आदत नहीं है ना। एंड यहाँ पर वो उसके लिए एक अपील कर रहा होता है और वो उसे समझाता है कि देखो तुम देरी से आई, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे आने में देरी होगी या तुम्हें आने में देरी होगी, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को 8 बजे के पहले ही टेक्स्ट कर देंगे। इसलिए नहीं बिकॉज हम यहाँ पर एक दूसरे पर डाउट करते, इसलिए बिकॉज से सेफ्टी का कंसर्न है। यहाँ पर शाह से कहते कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करूँगी। हो यहाँ पर उसे पूछे लग जाता कि तुम्हारा कल का पार्ट टाइम जॉब कैसा था एंड शाह से बता रही होती कि बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक था और वैसा पार्ट टाइम जॉब शायद ही फ्यूचर में कभी करे। वो कहते कि देखो अगर वो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आती तो वो ना करना ही बेहतर होता है। तब वो उसे बताते कि नहीं, कुछ लोग प्रॉब्लमैटिक तो थे लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। वो होटल बहुत ही शानदार था एंड वहाँ पर बहुत सारे रिच पीपल भी आए हुए थे। तुम्हें पता है, मेरे दोस्तों तो मुझे ये भी बताया कि इस कंट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन मिस्टर लू भी वहाँ पर था, तुम्हारी कंपनी का बॉस। ये सुनते तो यहाँ पर लू को खांसी आने लग जाती है। वो उसे पूछ रहा है कि तुम्हारी दोस्त यहाँ पर मिस्टर लू को जानती है। शाह कहते कि नहीं, वो जानती नहीं है, उसने सिर्फ यहाँ पर उन्हें पीछे से देखा है। वो तो बस सामने से उन्हें देखकर एक बार फोटो निकालना चाहती थी, बट वो भी वो नहीं कर पाई। एंड ये सुनकर यहाँ पर लू को सांस में सांस आने लग जाती है एंड यहाँ पर वो शाह को 1 लाख यॉन का कार्ड दे देता है ताकि यहाँ पर शाह इन पैसों से। शाह कहते कि 1 लाख यॉन? वो कहते कि हाँ, डेली ग्रॉसरीज के लिए, जब खत्म हो जाएंगे तब तुम मुझे बता देना। एंड यहाँ पर वो उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। वो उससे पूछता भी है कि आज या वो अपनी मम्मा से मिलने के लिए नहीं जाएगी। शाह कहते कि नहीं, रात भर काम कर कर मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मैं अपनी नींद लेना प्रेफर करूँगी। एंड हो को भी बहुत नींद आ रही होती है बिकॉज वो एंटायर नाइट यहाँ पर उसी इवेंट में जो था। वही दोस्तों बाद में यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शाह को ढेर सारे उसकी मम्मा के मिस कॉल आ जाते। वो डर के मारे उन्हें तुरंत ही कॉल करती है कि कहीं कुछ वापस से बुरा ना हो गया हो। एंड तभी यहाँ पर
आंटी उससे वही पूछ रही थी कि आखिर वो घर कब वापस आएगी। शाह कहती कि माँ, मैं घर वापस क्यों आऊँगी? आपको चाहिए तो मैं आपसे मिलने के लिए आ सकती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक। आपको याद है ना कि मेरी शादी हो चुकी है। आंटी कहती कि माफ़ करना, मैं तो भूल ही गई तुम्हारी शादी के बारे में। एंड यहाँ पर वो उसे कॉल कट कर देती है बाय बोलकर। तब यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि देखो, तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने के लिए आए या ना आए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द मंथ मुझे यहाँ पे मेरे 6 लैंड ऑन टेबल पर चाहिए, और अगर वो नहीं रहे तो फिर देख लेना कि मैं क्या करूँगा। शाह से कह दो कि खुद कमा कर दे दे। आंटी यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती कि शाह सिर्फ यहाँ पर छोटे मोटे क्लास लेती है, जिससे वो हार्डली यहाँ पर अपने डेली एक्सपेंसेस के पैसे कमा पाती है। अंकल कहते कि तो शादी हो गई ना उसकी, उससे कहो कि अपने पति से मांग ले। लेकिन अगर उसका पति इतना गरीब है कि वो इतने से भी पैसे नहीं दे सकता, तो फिर शाह से कहते कि उसे डिवोर्स दे दे, मैं यहाँ पर उसकी शादी एक वेल्दी फैमिली करवा दूंगा। इतने में वहाँ पर डेज़ी आ जाती है, जो कि यहाँ पर अपने डैड को आइडियाज़ दे रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग वो पैसे वापस ले सकते। अंकल कहते कि देखा, एक वो शाह है, एक ये डेज़ी है। डेज़ी को यहाँ पर कितनी चीज़ें पता, लेकिन तुम्हारे उस बूंद शाह को तो कुछ भी नहीं। आंटी यहाँ पर एक बात तो समझ जाती है कि वो बार बार यहाँ पर शाह के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकती। शाह बचपन से यहाँ पर इस जोन में रही है, जिस जोन में फिलहाल मैं और एमी गुजर है। जैसे तैसे शाह इस जोन से बाहर निकली है, और वो वापस इसमें खींची नहीं चली आनी चाहिए। वही दूसरी यहाँ पर शाह उठती है, जहाँ पर वो हो को भी घर पर पाती है। हो कहते कि हाँ, आज मेरा हाफ डे था। शाह कहते कि अच्छी बात है, हम साथ जाकर यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं आज रात के लिए। वो कहते कि नहीं, आज यहाँ पर अगर हम बाहर खा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए यहाँ पर वो लोग बाहर डाइनिंग करने के लिए चले जाते, जहाँ पर शाह जैसी मेन्यू पढ़ती है वो तो उससे बॉइल्ड वेजिटेबल्स मंगाती है। एंड वो यहाँ पर समझ जाता है कि शाह को जो मेन्यू है वो एक्सपेंसिव लग रहा होगा, इसलिए यहाँ पर वो अपने साइड से दोनों के लिए ऑर्डर प्लेस कर देता है। शाह से कहते कि तुम्हें नहीं लगता हमने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया? वो कहता है कि नहीं, अगर हम घर पर होते तो हम इतना ही खाना बनाते। वो कहते कि हाँ, लेकिन तब हम घर पर होते, यहाँ का खाना तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड वो यहाँ पर उसे सब कुछ सोचने से मना कर रहा होता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि अपने ही बॉयफ्रेंड ही के साथ में वहाँ पर होती है, जो कि उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो उसके ऊपर कम बल्कि फ़ोन में ज़्यादा ध्यान दे रहा था। और फ़ोन में भी वो क्या ध्यान दे रहा था, अलग अलग लड़कियों के रील्स एंड फोटोज़ देखने में। कि तब तक यहाँ पर ही को एक ऐसा कॉल आ जाता है जिससे बात करने के लिए वो बाहर क्यों चला जाता है। डेज़ी भी खुद यहाँ पर सोचती कि ऐसा किसका इंपॉर्टेंट कॉल आ गया जिससे बात करने के लिए ही को इतना दूर जाना पड़ रहा है। और जैसे ही यहाँ पर डेज़ी शाह को देखती है, वैसे ही यहाँ पर वो चली जाती है उनका मजाक उड़ाने के लिए। फिलहाल के लिए उनके टेबल पर सिर्फ वेजिटेबल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर वो उन्हें बुली कर रही होती है, ये कहते हुए कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में आकर क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं आकर भी यहाँ पर उबली हुई सब्जियाँ खानी है। उप्स, मैं तो भूल ही गई कि यहाँ के एक्सपेंसिव मीट तुम लोग अफोर्ड थोड़ी ना कर सकते हो। लेकिन तब तक वहाँ पर वेट्रेस बाकी का खाना लेकर आती है, जिसे देखकर तो यहाँ पर डेज़ी को जलन ज़रूर महसूस होती है। तो फिर यहाँ पर वो अपनी वाहवाही कहने लग जाती है कि उसने कितने अच्छे इंसान के साथ में शादी की है, जिसके पास कितने पैसे हैं। एंड यहाँ पर वो इस बात का पता तुरंत ही लगा लेता है कि आखिर डेज़ी ने किसके साथ में शादी की है। और ये पता लगाने पर वो डेज़ी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेकर इतना ही केयरफुल रहता, तुम्हारी इतनी ही फिक्र करता, तो फिलहाल वो तुम्हारे साथ बैठकर डिनर कर रहा होता, ना कि अपनी माशूका से, अपनी लवर से बाहर जाकर कॉल पर बात कर रहा होता। ये सुनते ही वहाँ पर डेज़ी भाग जाती है, जहाँ पर ही तो उसे एक्सप्लेनेशन दिए बिना ही चला जाता है। शाह बोलते कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसने शादी किससे की है। एंड यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि इन चीज़ों का पता लगाना बहुत ही आसान सी बात है। शाह कहते कि रेवा, ये सब कुछ के बारे में तो मुझे यहाँ पर कोई आइडिया भी नहीं था कि तुम यहाँ पर जान सकते हो कि कौन किससे शादी कर रहा है। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाह को वहाँ क्लास से उस प्रोफेसर का कॉल आता है, जो कि उसे बता रहे होते कि कल से शाह को आने की ज़रूरत नहीं है। शाह कहते कि लेकिन सेमेस्टर नज़दीक आया जा रहा है। एंड वो उसे बताते कि माफ़ करना, बट कुछ यहाँ पर हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेसर आ चुके हैं एंड पेरेंट्स यहाँ पर उनकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। शाह कहते कोई बात नहीं, मुझे अब तक रखने के लिए थैंक यू। एंड बाद में कॉल यहाँ पर कट हो जाता है। एंड शाह यहाँ पर हम सोचे पड़ जाते कि उसे कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। कि इतने में यहाँ पर उसे उसके दोस्त का कॉल आ जाता है, जो कि वेट्रेस वाली जॉब के बारे में उसे बताती है। एंड शाह यहाँ पर तुरंत ही रेडी हो जाते हैं उस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर शाह जब उस जॉब पर जाती है, तब वहाँ के मैनेजर उसे बड़े प्यार से अच्छे से सभी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। एंड शाह का जॉब यहाँ पर शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपने सबसे फर्स्ट कस्टमर को सर्व करती है। एंड वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लू होता है। लू को देखकर यहाँ पर वो हैरान होती है, पर फिर उसे याद आता है कि नहीं, वो अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहा है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर आंटी कहने लग जाती कि बेबी तुम क्या खाना चाहते हो।
ये देखकर तो यहाँ पर शाह को वियर्ड फील होने लग जाता है। वो उनका ऑर्डर लेकर वहाँ से जाती है, लेकिन ये तस्वीर यहाँ पर लू की आंटी होती है। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपको ज़रूर कोई अच्छा ट्यूटर मिल ही जाएगा। आंटी कहते कि कैसे मिल जाएगा, तुम्हें पता भी है कि कितनों को मैंने हायर किया है और कितनों को मुझे निकालना पड़ा है। मुझे पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस यहाँ पर मेरे फ्यूचर बच्चे का खाया जा रहा है कि न जाने यहाँ पर वो कुछ कर भी पाएगा अपने लिए या फिर नहीं कर पाएगा। मैं जानती हूँ कि हमारी फैमिली इतना अर्न तो करती है कि उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक इंसान कब बनेगा, मैं तो बस यही सोच रही हूँ। एंड यहाँ पर लू मनी मनी ये सोच रहा होता है कि न जाने यहाँ पर शाह इतने सारे पार्ट टाइम जॉब्स कैसे करती है थोड़े पैसे अर्न करने के लिए। तब यहाँ पर आंटी लू से पूछने लग जाती कि तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है। लू यहाँ पर उन्हें समझा रहा था कि देखिए, हो सकता है कि शायद से अब तक यहाँ पर आपने बहुत सारे टीचर्स ऐसे अपॉइंट किए हो जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, एंड इन एक्सपीरियंस टीचर की एज कुछ ज़्यादा ही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच का एक जनरेशनल गैप आ जाता है। तो क्यों ना नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आप ऐसी टीचर को हायर करिए जो कि यंगर हो, जो कि इस जनरेशन के बच्चे को समझ पाए और इनके साथ घुल मिल पाए। शाह दूर से यहाँ पर उन्हें देख रही होती है एंड सोचते कि बात तो यहाँ पर दोनों बहुत अच्छे से कर रहे, क्या पता वो लड़की यहाँ पर उसकी वो आंटी उसकी शुगर मम्मी हुई तो। एंड ऐसा यहाँ पर शाह सोचने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लू का ध्यान होता है शाह पर, जो कि यहाँ पर बाकी लोगों को सर्व कर रही थी। आंटी लू से कहती कि क्यों, तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई? वो कहता है कि नहीं, मुझे बस उस लड़की को लेकर कंप्लेंट है कुछ। एंड ये बात यहाँ पर वहाँ के मैनेजर सुन लेती है, जो कि लू को पहचानती है। एंड वो समझ जाती है कि अगर मिस्टर लू को कंप्लेंट है तो फिर हम ऐसे स्टाफ को तो हायर नहीं कर सकते। काम खत्म होने के बाद यहाँ पर शाह मैनेजर से पूछने लग जाती है कि क्या डेली उसे इसी टाइम पर आना पड़ेगा। मैनेजर कहते कि माफ़ करना, बट आज का दिन तुमने जो परफॉर्मेंस दिया है उससे यहाँ पर मिस्टर लू खुश नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर तुम्हें कल से डेली बेसिस पर नहीं रख सकते। शाह तो यहाँ पर हैरान हो जाती है। वो कहती कि मैंने तो बस 2-3 घंटे काम किए, मैंने तो मिस्टर लू को एक बार में नहीं देखा, क्या यहाँ के कैमरा कुछ ज़्यादा ही शार्प है? मैनेजर कहते कि देखो, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, पर तुम चिंता मत करो, आज तुमने जितने भी घंटे काम किए उसके पैसे मैं यहाँ पर सेटलमेंट में तुम्हें दे दूंगी। शाह इस चीज़ को अपनी डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट कर लेती है एंड कहती है कि कोई बात नहीं। वहीं दूसरा जब यहाँ पर शाह घर पर आती है तब उसे लू का टेक्स्ट आता है, जो कि उसे बता रहा था कि उसे घर आने में देरी हो जाएगी एंड आते शायद से यहाँ पर वो बिजनेस ट्रिप के लिए निकल सकता है। शाह बोलते कि हाँ हाँ वो अच्छे से पता है, तुम कौन से बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात कर रहे हो, ज़रूर उस शुगर मॉमी के साथ में। एंड रही बात उस गधे लू की, भला माना कि वो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ा रिच इंसान है, लेकिन वो ऐसे कैसे मेरी जॉब छीन सकता है? ये सभी के सभी मर्द एक जैसे होते, और अब उससे कौन बताए कि वो दोनों मर्द एक ही है। तब तक यहाँ पर उससे उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है, जिसने यहाँ पर उस मिस्चीवियस बच्ची का पता लगा लिया था, जिसका नाम लूसी होता है। वो शाह से कहती कि मैंने बात कर रखी है, तुम बस वहाँ पर जाना है, यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देना, अगर वो लोगों ने तुम्हें पसंद किया तो तुम हायर हो जाओगी। एंड शाह यहाँ पर चली जाती है लूसी के घर पर। लूसी से पूछती कि अब तुम कौन हो? शाह कहते कि एक्चुअली मुझे यहाँ पर तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। लूसी बोलती कि ओह, तो तुम भी मेरी ट्यूटर हो? वो कहते कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए आई हूँ। एंड लूसी बोलते कि देखो मुझे उल्लू मत बनाओ, लेकिन तुम तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा यंग नजर आ रही हो। शाह कहते कि हाँ, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे साथ पढ़ने के लाई हूँ, चिट चाट करने के लाई हूँ, ना कि तुम्हें पढ़ाने के लाई हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर लूसी से घर के अंदर एंट्री दे देती है एंड यहाँ पर इतना बड़ा घर देखकर शाह हैरान हो जाती है। लूसी कहते कि देखा, लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी मम्मा ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। शाह कहते कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सी मेजर में हो। एंड वो दोनों के दोनों यहाँ पर सेम आर्ट्स मेजर में होते हैं। तो फिर लूसी को वापस से लगता है कि शायद से यहाँ पर वो उसे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए फोर्स करेगी। शाह कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। लूसी बोलती कि मैं मरना चाहती हूँ। शाह कहते कि सेम, मैं भी तो मरना चाहती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर लूसी हैरान हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर लूसी की वाइफ शाह के साथ मैच जो हो रही थी। लूसी उससे पूछती कि तुम क्यों मरना चाहती हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर तुम्हें फोर्स कर रहे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए? शाह कहते कि नहीं, तुम्हें पता है मेरे अंकल, मेरे स्टेप डैड यहाँ पर मेरी शादी ज़बरदस्ती उनके खुद के बेटे के साथ करवाना चाहते। अब तुम ही सोचो कि मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ उनके सिली बेटे के साथ में। ये सुनते यहाँ पर लूसी अंदर से चाकू लेकर आती है। शाह तो यहाँ पर घबरा जाती है एंड लूसी से कहते कि इसे लेते जाते यहाँ पर वो स्टेप डैड और उसके बेटे का काम आज ही खत्म कर देते, फिर तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल जाएगी एंड मुझे भी खुशी मिलेगी किसी को फ्रीडम देकर। वही दूसरे यहाँ पर शाह से कहते कि देखो शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं लगता अगर मुझे उन्हें मारना होता तो मैं कब का उन्हें मार चुकी होती? तुम्हें पता है ना, मर्डर करने पर यहाँ पे फांसी की सजा हो जाती है।
लूसी कहती कि सही कहा, लेकिन हाँ, मैंने ढेर सारे क्रिमिनल एंड मर्डर्स वाले बुक्स पढ़ रखे, मुझे अच्छे से आइडिया है, जब तक पुलिस को यहाँ पर लाश नहीं मिलेगी, पुलिस को यहाँ पर हम पर बिल्कुल शक नहीं होगा। एंड यहाँ पर उन्हें के बुक्स पढ़ने की जॉनरा भी यहाँ पर सेम होते हैं, इसलिए उनकी वाइब और भी ज़्यादा मैच होने लग जाती है। शाह कहते कि कोई बात नहीं लूसी, मेरी मदद करने के लिए सोचने के लिए शुक्रिया, बट मुझे मेरे फेथ को यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और मेरी मैथ्स तो बहुत वीक है। लूसी कहती कि तुम्हारी भी मैथ्स वीक है, मेरी भी वीक है, मैं मम्मा से कहकर हम दोनों के लिए ट्यूटर लगाती हूँ। वो बोलती कि नहीं नहीं, अगर तुम मम्मा से कहोगे तो फिर मम्मा तुम्हारी वापस से आ रहे टीचर को बुला देगी, क्या पता हमें बोर होने लग गया तो हम पढ़ेंगे कैसे। इससे बेहतर तो ये है कि हम ऑनलाइन वीडियो देखकर मैथ सीख लेंगे। एंड ये आइडिया यहाँ पर लूसी को बहुत पसंद आ जाता है। एकदम यहाँ पर असिस्टेंट हुओ को बताने लग जाता है कि सर, ऑलरेडी यहाँ पर लूसी के पास एक टीचर आ गई है, एंड मैंने सुना कि उसने यहाँ पर उस टीचर को घर के अंदर एंट्री भी दी थी, विच मीन्स यहाँ पर काम बन सकती है। लो कहता है कोई बात नहीं, जब काम बन जाएगी तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी पता लग जाएगा। एंड इतने में यहाँ पर वो शाह को टेक्स्ट कर देता है कि आज रात वो ओवरनाइट वर्क नहीं करने वाला है, इसलिए शाह को वो डिनर बनाने के लिए कहता है, उसके लिए भी, जहाँ पर दोनों मिलकर डिनर करेंगे। शाह कहते कि मिलकर डिनर बिल्कुल भी नहीं, आया बड़ा यहाँ पर मुफ्त टाइम में मुझसे मिलने वाला। वो उसे कहते कि तुम यहाँ पर बाहर से मंगा लेना, और ये टेक्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट देख लेता है। वो कहता है कि शाह शायद से बिजी होगी। असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अबेंडन कर दिया गया है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शाह और लूसी का मैथ्स पढ़कर हो गया था। लूसी उसे कहती कि आई विश मैं तुम्हारे साथ इंग्लिश भी सीख सकती। शाह बोलती कि मैं सिखा सकती हूँ, बट बस एक बार तुम अपनी मम्मा से बात कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड फिर वहाँ से जाते टाइम वो अपनी दोस्त मिनी को कॉल लगा लेती है, एंड लूसी के पेरेंट्स को ये मैसेज पास ऑन करने के लिए कह देती है। एंड जब यहाँ पर वहाँ से वो जा रही होती तब तक असिस्टेंट पीछे से ये देखकर सोच रहा था कि आखिर ये वुमन मेरे बॉस की 5 की तरह क्यों लग रही है। लगता है मुझे यहाँ पर सचमुच हैलुसिनेट होने लग गया है। शाह यहाँ पर घर पर रहती है, जहाँ पर लू वापस उसके घर जाकर उसके घर वालों से मिलने की बात करता है। शाह को पता होता है कि अगर वो लोग घर पर गए तो फिर उसके स्टेप डैड यहाँ पर लू से पैसे मांगना शुरू कर देंगे। एंड शाह यहाँ पर ये मूवमेंट हुओ के सामने नहीं करना चाहती और अपने आप को और ज़्यादा ह्यूमिलेट नहीं करवाना चाहती है, इसलिए वो बहाने मार देती कि नहीं, इस बार यहाँ पर वीकेंड पे भी वो सभी लोग कुछ ज़्यादा ही बिजी है, इसलिए हम नहीं जा सकते। वही दोस्तों यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर शाह को अपने पीजी में वापस लौटना पड़ता है अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, इसलिए यहाँ पर वो अपना लगेज लेकर जाने लग जाती है कि तब वहाँ पर लू नोटिस करता है कि शाह का लगेज बैग तो ख़राब हो चुका है, तो वो उसके लिए न्यू लेकर आ जाता है। शाह उसे यहाँ पर थैंक यू बोलते, लेकिन जब वो अपने पीजी में पहुँचती है तब मिनी उससे बताती है कि इस लगेज का प्राइस यहाँ पर 4000 यॉन है। एंड सुनते यहाँ पर शाह को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना एक्सपेंसिव तो सिर्फ ये लगेज है, इसके अंदर का सामान भी 4000 यॉन का नहीं होगा। एंड तब हम यहाँ पर देखते शाह को, जहाँ पर उसे उसके सीनियर का कॉल आ रहा था, हान का। एंड हान का नाम सुनते यहाँ पर उसकी जो रूममेट होती है निया, वो तो चिढ़ जाती है बिकॉज यहाँ पर निया को वो सीनियर पसंद जो है। एंड हमें यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से ड्रामा के स्टार्टिंग में शाह ने जिस पर्सन को टेक्स्ट किया था वो हान ही था। वो हान के साथ सर्टिफिकेट लेना चाहती थी बिकॉज हान भी उसे पसंद करता है एंड कहीं ना कहीं वो भी हान को पसंद करती है, लेकिन हान ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था, जिस रिप्लाई को उसने ना समझकर आंटी वैंग से कांटेक्ट किया था ताकि वो उसके लिए ब्लाइंड डेट सेट कर सके। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हान शाह से कहता है कि माफ़ करना, मैं काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी था तो वहाँ टेक्स्ट नहीं देख पाया, तुमने जो टेक्स्ट भेजा है हम उसके बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। शाह कहते कि माफ़ करना, मेरे ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है एंड मुझे तुम्हारे साथ बैठकर कुछ बातें नहीं करनी, उस टेक्स्ट को भूल जाओ। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देती है। वही दोस्तों यहाँ पर शाह को रियलाइज़ होता है कि अगर उसके स्टेप डैड घर पर नहीं है तो वो यहाँ पर लू को अपने मॉम से तो एटलीस्ट मिलवा ही सकती है, तो वो उसे यहाँ पर टेक्स्ट कर देती है कि वो मॉम से पूछकर बता देगी। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को भी टेक्स्ट कर देती है साथ ही साथ में। वही दोस्तों यहाँ पर जब वो लोग घर पर जाते हैं तब यहाँ पर उनके अंकल मौजूद होते हैं। धीमी आवाज़ में यहाँ पर आंटी शाह से पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर लू से ब्राइड गिफ्ट्स के बारे में बात किया है। शाह कहते कि मॉम, मैं ऐसे कैसे उसे इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ लूँ, आपको नहीं लगता कि ये गलत होगा। एंड ये बात सुनते यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि क्या गलत होगा, ब्राइड्स गिफ्ट मिलना तो यहाँ पर हमारे हक की बात है। यहाँ पर शाह के लिए मना कर देती है। वो कहते कि देखो, ये शादी मैंने यहाँ पर मेरी मर्जी से की है, ऐसा भी नहीं कि मैंने यहाँ पर आप लोगों से कुछ पैसे लिए हो जिससे मुझे यहाँ पर आपको लौटाना पड़े। ब्राइड गिफ्ट देना यहाँ पर सामने से किसी की इच्छा होती है, ना कि फोर्स वाले यहाँ पर ब्राइड गिफ्ट दिया जाता है, तो बेहतर होगा अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर दे तो। शाह कहते कि माँ माफ़ करना, बट हमें यहाँ से जाना होगा, हम लंच में आपका साथ नहीं दे पाएंगे। अंकल दरवाजे पर ही खड़े हो जाते हैं, कहते कि मैं भी देखता हूँ पैसे देख बगैर कौन यहाँ से नहीं जाता। लू कहता है कि ठीक है,
खड़े रहिए, मैं अभी यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाता हूँ। डेज़ी यहाँ पर तुरंत ही अपने डैड को हटाती है एंड कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी छोटी मोटी धमकी से हम यहाँ पर डर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लो तो यहाँ पर उसे एक हाथ से साइड हटाकर शाह को वहां से लेकर चला जाता है। यहाँ पर बारिश हो रही थी तो फिर शाह यहाँ पर तुरंत ही अपने रूम में जाकर उसके लिए जिंजर का सूप भी लेकर आ जाती है एंड साथ साथ यहाँ पर टॉवल भी, जिस टॉवल से तो यहाँ पर वो उसकी बहुत ज़्यादा ही केयर करने लग जाता है। वही दूसरा जब वो ऊपर जाती है तब यानी यहाँ पर उसे अपकमिंग मेकअप कॉम्पिटिशन के बारे में बता रही होती है, जिसका प्राइस मनी यहाँ पर 3000 होने वाला है एंड इस दिन यहाँ पर शाह पार्टिसिपेट करने के लिए तुरंत रेडी हो जाती है। असिस्टेंट जैसे ही यहाँ पर उस थर्मस के बॉटल को देखता है वह समझ जाता है कि ये तो उसके बॉस का बिल्कुल नहीं है एंड यहाँ पर वो तो शर्माते शर्माते कहते कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि शाह मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र करती है, मुझे ठंड न लग जाए इसलिए उसने मुझे यहाँ पर हॉट जिंजर सूप देकर रखा है। असिस्टेंट कहते कि तभी मैं सोचूं कि आप अपनी मॉर्निंग की कॉफ़ी स्किप कर कर ये सब कुछ क्यों पी रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेता कि वो आपकी फिक्र बहुत करती हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर शाह चली जाती है लूसी से साथ पढ़ाई करने के लिए। वो लूसी को बताती कि शायद से आगे से पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें आगे से पढ़ा सकूँ। लूसी कहती कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम सचमुच वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में रही हो जिसे पता है कि आखिर यहाँ पर पढ़ाया कैसा जाता है। इतने में यहाँ पर शाह से बोलते कि तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या नया चल रहा है। एंड लड़कियों को गॉसिप तो बहुत पसंद होती है, दोनों के दोनों मिलकर पढ़ाई के बदले गॉसिप करना शुरू कर देते। मैंने यहाँ पर शाह के लिए एक एक्स्ट्रा जॉब लेकर आई होती है जो कि यहाँ पर एक्टिंग का जॉब था। शाह कहते कि मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ, वो कहते कि टीवी सीरियल में नहीं इन रियलिटी में। तो मैं कुछ देर में बता दूंगी अगर जॉब का कंफर्मेशन आ गया तो। एंड वही दूसरे यहाँ पर देखते शीन को जो कि चले जाते हैं यहाँ पर लू को प्रपोज करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर वो लू को बहुत पहले से जानकारी थी और उसे लग रहा था कि लू उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा, बट वो उसे रिजेक्ट कर देता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर शीन उसे अपनी एज अ बेस्ट फ्रेंड हायर करती है नाटक करने के लिए, और यही एक्टिंग वाली जॉब थी जिसके बारे में मैंने यहाँ पर शाह को बताया हुआ था। एंड यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं मिसेस माँ के बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर शाह देख लेती है लू को एंड वो अपने शुगर मॉमी के साथ भी नीचे आ रहा होता है, तो उसका डाउट यहाँ पर 100% श्योर हो जाता है। इस पार्टी की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है जहाँ पर मिसेस माँ शीन को थैंक यू बोल रही थी इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड शीन यहाँ पर रोती है जो कि शाह को अपना दोस्त बना कर लाई थी, लेकिन ऐसा दोस्त जैसे कि यहाँ पर वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही दया खा रही हो, यानी कि उसके लिए बहुत कुछ कर रही हो। एंड जब वो लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताएगी तो लोग यहाँ पर उसे महान समझने लग जाएंगे। शाह भी ओके थी बिकॉज वो एक्टिंग करने के लिए आई है। एंड इतने में यहाँ पर शीन पर स्टेज पर बुलाया जाता है उसे कैलीग्राफी स्किल्स सिखाने के लिए, तो वो जानबूझकर शाह को भी देखकर जाती है ताकि अगर शाह की कैलीग्राफी खराब हो तो फिर शीन को तारीफ ज़रूर मिले। एंड यहाँ पर शाह जानबूझकर अपने लेफ्ट हैंड से कैलीग्राफी करती है ताकि वो खराब आए। यहाँ पर ये सब कुछ लू होता देख रहा होता है। एंड जैसे शाह यहाँ पर रेस्टरूम में जाती है वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता है, बट शाह कुछ समय होते बिकॉज वो अपने शुगर मॉमी के साथ जो था इसलिए वो उसे कुछ रिस्पॉन्ड किए बगैर वहाँ से चली जाती है। लू का तो एक चीज़ क्लियर था कि वो नहीं चाहता कि शाह को यहाँ पर कोई भी बुली करे, वो ये चीज़ नहीं देख सकता। वही शाह जाकर यहाँ पर शीन से कहते कि माफ़ करना, मैंने रेस्टरूम में कुछ ज़्यादा ही टाइम बर्बाद कर लिया। शीन बोलते कोई बात नहीं, तुम खा लो, तुम बहुत भूखी नजर आ रही हो। एंड वही दूसरे यहाँ पर वो आकर उस टेबल पर बैठ जाता है जानबूझकर ताकि कोई भी यहाँ पर शाह को बुली ना कर पाए, और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करे तो लू यहाँ पर टॉपिक को ही तुरंत बदल दे। अब लू को देखकर तो यहाँ पर शीन बहुत खुश हो जाती है एंड ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलने के लिए बोलती है। वो उसे लग रहा था कि इस ट्रूथ एंड डेयर में अगर वो सिर्फ डेयर वाला गेम खेलेगी तो वो डेयर लू के और उसके बीच होगा, लेकिन ये डेयर यहाँ पर शाह के और लू के बीच में आ जाता है और वो उनके फर्स्ट किस को लेकर होता है। शाह ना बोलने वाली थी लेकिन इसके पहले लू से किस कर देता है, जहाँ से शाह भाग कर रेस्टरूम जाती है और कुछ समय उसे टेक्स्ट करने लग जाती है। यहाँ पर शीन के कंटिन्यूस कॉल भी आ रहे थे कुछ समय, बट शाह उसे पिक नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। इतने में लू उसे पिक करने के लिए आता है एंड तब शाह यहाँ पर उसे बताती कि वो सभी लोग उसके लिए एक्सचेंज थे, वो सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी जिस चीज़ के लिए यहाँ पर उसे पार्ट टाइम पैसे मिले जा रहे थे। लू कहने लग जाता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वो किस यहाँ पर कोई एक्टिंग नहीं थी। शाह बोलने लग जाते कि ठीक है, मुझे उस किस के बारे में कुछ याद नहीं है एंड मुझे कुछ बात नहीं करनी। वो ऐसा प्रिटेंड करती क्योंकि यहाँ पर उसका हार्ट बीट उस किस वाले मोमेंट को याद करती एकदम फास्ट जो हो जाता है। एंड यहाँ पर इतने में वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते कि मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम तो यहाँ पर शुगर मॉमी के साथ बहुत अच्छे से घूम रहे हो। लू कहता कि एक सेकेंड, मैं कुछ समझा नहीं। शाह बोलते कह रहे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, अब जो सच है वो बता दो। मैं यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में
इंटरफेयर थोड़ी ना करने वाली हूँ। एंड तब लू को समझ आता है कि उसने उसकी आंटी को तो शुगर मॉमी समझ रखा है। तब वो उसे एक्सप्लेनेशन देता है, जिसे सुनते यहाँ पर शाह को बहुत शाय फील और एम्बैरसिंग फील होता है कि उसे कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एंड इस चीज़ के लिए यहाँ पर वो लू से माफ़ी भी मांगती है। वह दूसरे यहाँ पर लो शाह से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। शाह कहते कि ऐसी बात नहीं है। लो कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ चुका कि तुम मुझे यहाँ पर हेट करती हो। शाह बोलते कि नहीं, वैसी बात नहीं है, मैं तुम्हें हेट क्यों करूँगी, मेरे पास तुम्हें हेट करने का कोई रीज़न भी तो नहीं है। एंड ये सुनते ही यहाँ पर लो उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर शाह भी उसे किस बैक करती है एंड शर्मा कर वापस कार से निकल कर जाने लग जाती है। एंड वो अपने कॉलेज के कैंपस के नीचे होती है, जहाँ जाते हुए उससे नियम पकड़ लेती है एंड सोचती कि ज़रूर इसने शुगर डैडी पार रखा है, इसलिए वो इतनी लग्जरियस कार से बाहर निकल रही है। वहीं दूसरी यहाँ पर शाह काम से वापस आ रही होती है, जहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। अब उसका फ़ोन इतना पुराना होता है कि उसकी बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन हो जाती है कि वो फ़ोन भी स्लो स्लो चल रहा था। लेकिन इसके पहले कि वो किसी से कांटेक्ट में आ सके, तब तक यहाँ पर वो पर्सन उसके ऊपर हमला कर देता है। एंड वो एक्चुअल में यहाँ पर जी होता है, जो कि अपने ग्रजेस उसके ऊपर निकाल रहा था, क्योंकि उन्हें घर पर यहाँ पर 6 लाख यौन रुपीज़ मिले जो नहीं है, जो कि यहाँ पर उन्हें शाह की शादी करने पर मिलने वाले थे। इतने में यहाँ पर लू होता है, जो कि शाह का इंतजार कर कर थक जाता है और अब उसे घबराहट होने लगती है कि कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो। इसलिए वो घर चला जाता है शाह के बारे में पूछने के लिए, और उनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। एंड यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते बिकॉज शाह का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तब तक यहाँ पर आंटी को कॉल आ जाता है, जहाँ पर उन्हें जी की इंजरीज के बारे में पता चलता है। तो वो लोग तुरंत ही वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। एंड वहाँ पर होती है शाह, जो कि अपना फ़ोन चार्ज कर रही थी। एंड जैसे ही लू के पास लोकेशन डिटेक्ट होता है, वो भी तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। अंकल गुस्से में आकर शाह को थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन तब तक लू वहाँ पर आ जाता है, जो कि शाह को बचा लेता है। एंड फिर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस समय जब जी ने यहाँ पर शाह पर हमला करने की कोशिश की थी, तब शाह ने यहाँ पर सिर्फ अपने आप को बचाया ही नहीं था, बल्कि जी की तो हड्डी पसली एक कर दी थी। और ये सुनकर यहाँ पर असिस्टेंट के होश उड़ जाते कि कहीं किसी दिन मेरे बॉस की ऐसी हालत हो गई तो क्या होगा। वैद्य से यहाँ पर पुलिस आकर क्लियरली कह देती है कि इसमें मैडम की कोई गलती नहीं थी, गलती यहाँ पर उस लड़के की थी जिसने यहाँ पर उन्हें अप्रोच किया और उन्हें मारने की कोशिश की। मैडम ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ यहाँ पर अपने डिफेंस में किया है, इसलिए यहाँ पर उन्हें कोई भी सजा या कंपेंसेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से जा सकती है। एंड वहाँ पर से लो से लेकर जाने लग जाता है, अंकल को घूरते हुए, यानी कि इनडायरेक्टली उन्हें वार्निंग देते हुए कि शाह के ऊपर तो उंगली उठाने की भी कोशिश मत करना। एंड यहाँ पर वो शाह को लेकर चला जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो लोग उसके हाथ की मरम्मत पट्टी करके फिर घर वापस आते हैं। लू यहाँ पर डिनर बनाता है, उसे डिनर सर्व भी करता है एंड सब कुछ यहाँ पर ठीक जा रहा था। कहते भी लू यहाँ पर कुछ सामने से सजेस्ट करता है कि हमें शायद से साथ में सोना चाहिए। ये सुनते यहाँ पर शाह पूरी टमाटर की तरह लाल हो जाती है। लू कहता है कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं, आई मीन हमें सेम बेड शेयर करना चाहिए, सेम बेडरूम में रहना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े एंड ये मैं तुम्हारी सेफ्टी कंसर्न से कह रहा हूँ। शाह कहते कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक है बोलने के बाद वो बेड पर लेटे लेटे इतना ज़्यादा ओवरथिंक करती कि वो अपने फ्यूचर को ही देखना शुरू कर देती है। वही दोस्तों यहाँ पर आ जाती है ग्रैंड माँ घर पर लू से मिलने के लिए और साथ साथ यहाँ पर शाह से मिलने के लिए। वो शाह से मिलती तो है, तब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रैंडसन ने तो यहाँ पर शाह को अपनी सच्चाई बताया नहीं। तो शाह जब नीचे की ओर जाती है, तब यहाँ पर ग्रैंड मदर लू के कान भरना शुरू हो जाती है। वो उसे बहुत चिल्लाती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी वाइफ को इतने स्ट्रगल करने पड़ रहे, आखिर तुम कैसे हस्बैंड हो? मुझे तो लग रहा है कि तुमने यहाँ पर फेक शादी कर रखी है। लू कहते कि ग्रैंड माँ वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। ग्रैंड माँ कहते कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को इतना सफ़र करता बिल्कुल नहीं देख सकती। अगर लिमिट से ज़्यादा तुमने चीज़ें क्रॉस की तो याद रखना, मैं यहाँ पर तुम्हारी पोल खोल कर रख दूंगी, उसे अपनी डॉटर बना लूंगी और तुम्हें डिसोन कर कर रख दूंगी। वही दूसरे यहाँ पर लू शाह को अपनी तरफ से उसे सबसे पहला गिफ्ट देता है, जो कि यहाँ पर फ़ोन होता है। शाह कहते कि लेकिन इसमें कितने खर्चे हो गए होंगे। लू कहते कि तुम हमेशा खर्चे के बारे में सोचती हो, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट दिया, तो इन रिटर्न तुम्हें भी मुझे गिफ्ट देना चाहिए, थोड़ा ऐसा सोच लो कि तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कहते कि माफ़ करना मिस्टर हुबो, आज वैसे सिंगिंग मेरी चलेगी नहीं। एंजर माँ कर वहीं से भाग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लू होता है, जो कि पुलिस स्टेशन जाता है अंकल से डील करने के लिए, बिकॉज अंकल पूरी कोशिश कर रहे थे ये सभी का सभी स्टोरी शाह के टुवर्ड्स मोड़ने के लिए, ताकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाह की गलती दिख पाए। लेकिन यहाँ पर लू के पास भी एकदम तगड़ी लॉयर्स की टीम होती है, जो कि यहाँ पर अंकल की किसी भी चीज़ को कामयाब होने देने नहीं देती।
वही दोस्तों यहाँ पर कंपनी के बाहर शीन खड़ी थी बुके लेकर, एक बार फिर से यहाँ पर लू को इम्प्रेस करने के लिए। लू कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है एंड मैं मेरी वाइफ से बहुत लव करता हूँ, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारा परसेंटेज है एक साथ आने का तो वो बिल्कुल भी नहीं है शीन। ऐसा कहकर वो उसका दिल तोड़कर चला जाता है एंड शीन यहाँ पर अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर कर लू की वाइफ के बारे में पता करने के लिए कह देती है। वह दूसरा जब शीन जा रही होती है तब यहाँ पर उसे रास्ते में शॉ मिल जाती है और वह शॉ के ऊपर यहाँ पर चिल्लाने लगती है। शॉ के ऊपर यहाँ पर उसे के ग्रॉसरीज के सामान फेंकने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा था कि उस दिन यहाँ पर लू ने तुम्हें किस कैसे कर दिया। लेकिन तब तक यहाँ पर लू शॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। शॉ को लग रहा होता है कि वो उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखेगा, बट नहीं, लू तो यहाँ पर शीन के सामने खुलेआम शॉ के साथ लव फील कर रहा होता है एंड यहाँ पर वो उसके सामने प्रूव कर रहा था कि मैंने कहा था ना तुमसे मैं मेरी वाइफ से बहुत लव करता हूँ और मैं जब बोलता हूँ वो झूठ नहीं बोलता हूँ, तो तुम्हें अब तो यहाँ पर समझ आ गया होगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडमा घर पर होती है जहाँ पर लू अपनी वाह कर रहा होता है। ग्रैंडमा कहते कि चुप करो, मुझे सब कुछ यहाँ पर शॉ के मुँह से सुनना है। शॉ कहते कि कुछ नहीं, एक लड़की मुझे यहाँ पर परेशान करी थी एंड लू ने मुझे यहाँ पर सेव किया। तब जाकर ग्रैंडमा यहाँ पर उसकी बातों को मानने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर लू शॉ को रियश्योर करता कि देखो तुम्हें ज़्यादा ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मुझे लेकर ज़रा सा भी डाउट आ रहा है तो फिर तुम मुझसे बातें कर सकती हो, मैं यहाँ पर तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा एंड मैं मेरी फीलिंग्स को तुमसे एकदम क्लियरली एंड ट्रांसपेरेंटली कन्वे करूँगा। शॉ कहते कि फिक्र मत करो, मैं इतना तो यहाँ पर मुझ पर ज़रूर ट्रस्ट करती हूँ। वही नेक्स्ट यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे होते लू का और शॉ का, बिकॉज लू फाइनली यहाँ पर शॉ को लेकर घर पर जा रहा है एंड ये चीज़ यहाँ पर लूसी को पसंद बिल्कुल नहीं आ रही थी कि न जाने यहाँ पर उसके ओल्डर ब्रदर ने किसके साथ में शादी कर ली हो। पर जैसे यहाँ पर शाह आती है वो उसे देखकर शॉक हो जाती है एंड कहती है कि भैया लू आपने यहाँ पर शाह के साथ शादी कर ली। शाह कहते हैं कि तुम तो मिस्टर लू द प्रेसिडेंट हो। वहीं दूसरे यहाँ पर अब जाकर शाह को सारी रियलिटी पता चलती है। अलग से लू से तो चिल्लाई जा रही थी कि शाह तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझसे झूठ कहा है कि तुम मेरे साथ पढ़ने के लाई थी, लेकिन तुम तो मेरे ब्रदर की वाइफ हो। शाह यहाँ पर तब उसे बता रहे थे कि नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने यहाँ पर अपनी स्टोरी जो भी तुम्हें बताई है वो सच बताई है। जहाँ मेरे स्टेप फादर अपने ही बेटे के साथ में मेरी शादी कराना चाहते हैं एंड जब मैंने करने से इनकार कर दिया तो अब यहाँ पर मुझे उन्हें 6 लाख यौन देना है और अगर मैंने वो नहीं दिया तो मेरी मॉम और मेरी छोटी बहन खतरे में आ जाएंगे। झूठ तो यहाँ पर मुझसे बोला गया है किसी की आइडेंटिटी को लेकर। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी को शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है। यहाँ पर लू के डैड होते हैं जो कि शाह से कहते हैं कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि कोई अगर अपने बारे में कुछ बातें छुपाए तो उसे झूठ कहते हैं, लेकिन बस उसे एक बार बात कर तो देखो, हो सकता है कि तुम्हारे बीच की चीज़ें सॉर्ट हो जाए, बिकॉज मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा बेटा तुमसे लव करता है। शाह कहते कि थैंक यू अंकल, थैंक यू ग्रैंडमा एंड आप सभी को थैंक यू। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाती है जहाँ पर वो लू से डिवोर्स मांगने लगती है। यहाँ पर लू से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर खड़े होकर नहीं घर पर शांति से बात करनी चाहिए, अगर इन दी एंड डिसीजन तुम्हारे फेवर में होगा शाह तो मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्स बिल्कुल नहीं करने वाला, लेकिन शांति से बात कर लेते हैं। तब जाकर यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या लूसी की बातों की वजह से तुम ये सब कर रही हो। शाह कहते कि नहीं, मैं इसलिए डिवोर्स चाहती हूँ बिकॉज तुम और मैं, हम दोनों कम्प्लीटली यहाँ पर एक डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर लू उसे समझा रहा होता है कि फिलहाल यहाँ पर दुनिया कम्प्लीटली बदल चुकी है। शाह कहते कि नहीं, दुनिया तुम लोगों के लिए बदली हुई है बिकॉज तुम सभी के पास पैसे होते हैं, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर रिश्ते अगर खत्म भी हो जाए तो फिर तुम उन पैसों से खुश तो रह सकते हो। हमारे लिए यहाँ पर चीज़ें अभी भी नहीं बदली है, हमारे लिए पैसे नहीं बल्कि यहाँ पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, बट हमें तो सिर्फ हमारे कल का फिक्र होता है। लू उसे समझा रहा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रही है कि तब तक घर से कॉल आ जाता है ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में अर्जेंटली ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है। सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं, फाइनली उनका ऑपरेशन खत्म हो जाता है, जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर सभी लोग ग्रैंडमा से मिलने के लिए चले जाते हैं। ग्रैंडमा सभी को बाहर भेजती है एंड शाह को अंदर लेने के लिए कहती है, साथ साथ लूसी को भी। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर शाह से कहती है कि देखो तुम्हारी लाइफ का डिसीजन तुम्हारे हाथों में है, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं करूँगी एंड ना ही मैं तुम्हें प्रेशराइज या फोर्स करूँगी, मैं बस तुम्हें इतना बताऊंगी कि आखिर लू के लिए तुम्हारी वैल्यू उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। देखो मैं समझ सकती हूँ कि शुरुआत में तुम्हारे लिए इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो तो बाकी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में क्यों ही मैटर कर रही होगी। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर वो लूसी को भी समझाती है कि लूसी कितनी शॉर्ट टेम्पर है और ये चीज़ उसके लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है।
जब यहाँ पर शाह बाहर की ओर जाती है तब यहाँ पर वो देखती है बाकियों को, बाकी फैमिली मेम्बर्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लू की मम्मा को, जो कि शाह की तारीफ कर रही होती है। एंड ये सब कुछ सुनकर शाह को एहसास होता है कि शायद से वो जिन इंसानों के साथ पली बड़ी है, जिस लोगों के साथ है, वही लोगों की सोच सिर्फ ऐसी है। इसलिए यहाँ पर उसकी थिंकिंग भी उस वे में टर्न आउट हो चुकी है जहाँ पर वो ज़्यादा पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रही है। लेकिन लू की फैमिली तो कम्प्लीटली अपोजिट है, वो लोग सचमुच बहुत काइंड है। वही दूसरे यहाँ पर शाह जब घर पर आती है उस समय लू भी उसी घर पर होता है। वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए मत करना, मैं एक आखिरी बार यहाँ पर तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग बिना कुछ सोचे डिनर करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ में बातें भी करने लग जाते हैं। एंड तब यहाँ पर लू शाह को नील डाउन करके शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। शाह यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं उसके प्रपोजल को सुनकर। एंड यहाँ पर वो उसे कहते कि मैं तुम्हारे साथ एज अ मिसेस लू रीस्टार्ट करना चाहती हूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर लू तो बहुत ही खुश हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर उनकी किस धीरे धीरे मेकअप में बदल जाती है और ये मेकआउट एंटायर नाइट में। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग में शाह को कॉल आ जाता है उसकी मॉम का चिल्लाते हुए। तो वो लोग तुरंत ही घर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर सिनेरियो कुछ ज़्यादा ही गलत चल रहा था। एंड अब टाइम आ चुका था जहाँ पर डीसी को भी सच्चाई पता चल ही जाती है कि असल में यहाँ पर वो जो पर्सन है वो सचमुच मिस्टर लू है। उस समय तो उसका बॉयफ्रेंड वो उसकी मदद करने से गिव अप कर देता है एंड वो उसे एक्सेप्ट करने से भी मना कर देता है। एंड यहाँ पर शाह थी जो कि हिम्मत कर पुलिस को बुलाती है एंड अपने स्टेप डैड को उस पुलिस के हवाले कर देती है, बिकॉज उन्होंने आज तक जो भी उसके साथ उसकी मम्मा के साथ किया वो सब कुछ गलत है। एंड वो अपनी मम्मा की आगे की लाइफ एंड अपनी छोटी बहन की लाइफ बिल्कुल स्पॉइल करना नहीं चाहती। एंड अब इसके बाद से यहाँ पर वो दोनों अकेले उस घर में रहते हैं। एंड यहाँ पर शाह और लू होते हैं जो कि अपने घर पर अकेले रहते हैं। वह दूसरी ओर शाह को ठीक नहीं लग रहा था तो वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं चेकअप करने के लिए। एंड तब यहाँ पर पता चलता है कि शाह तो प्रेग्नेंट है। जहाँ पर ये न्यूज़ को कॉल कर वो लोग घर पर सभी को बता देते हैं एंड सभी के सभी तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। एंड फाइनली ड्रामा के एंड में दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं एंड इसी के साथ ही ड्रामा हैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाता है।